जादुई इंजेक्शन। एक गांव में रोहन और रोहिला रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हर जगह कोरोना वायरस नाम की महामारी फैली हुई थी। दोनों पति पत्नी बहुत डरे हुए थे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो पता नहीं इलाज कैसे कर पाएंगे। आप जाइए, आंगन में कुछ पेड़ लगा दीजिए, उससे ऑक्सीजन आता रहेगा। रोहन पौधे लगाने बाहर जाता है। तभी बगल का राजेश भागता हुआ आता है। अरे बाबू को कोरोना हो गया। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि मास्क लगा ले, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। हे भगवान, अब क्या होगा? सारे गांव वाले उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं, तू भी चल। गांव वालों के साथ भागता हुआ रोहन भी बाबू को लेकर अस्पताल पहुंचता है। गांव के आखिरी छोर पर एक अस्पताल था जो कि बहुत पुराना हो चुका था, पर कोई और चारा ना होने के कारण बाबू को वहीं ले जाया गया। हे भगवान, बाबू की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही गंभीर लगती है। मैंने आपसे कहा था, आपको पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब तो जब तक कोरोना की वैक्सीन ना मिले तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। अरे डॉक्टर साहब, बाबू के तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो दवाई दे के कोशिश कीजिए ना डॉक्टर साहब। पास के शहर में एक रिसर्च सेंटर है, अगर वहां से कुछ मदद मिल पाए तो शायद हम कुछ कर पाए। रोहन मन का बहुत साफ था। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत शहर के लिए निकल पड़ता है। उस सेंटर में एक गार्ड मिलता है। इस महामारी के समय में हम आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते और हमारे पास ना ही ऐसी कोई दवाई है जिससे हम आपकी मदद कर सके। अरे मेरा दोस्त बीमार है, कोई तो उपाय होगा। रिसर्च सेंटर के पीछे एक कमरा है, वहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं, शायद उससे आपकी कुछ मदद हो सकती है। रमेश गार्ड रोहन के साथ उसी कमरे में जाता है। कमरे की हालत कुछ अच्छी नहीं होती। सारी अलमारी जर्जर हुई पड़ी थी। रोहन अलमारी खोलता है, उसमें उसे एक इंजेक्शन पड़ा मिलता है। उसे तो दवाइयों की समझ थी नहीं, इसीलिए वो उस इंजेक्शन को लेकर गांव आ जाता है। इंजेक्शन को लेकर रोहन उसे डॉक्टर साहब को दे देता है। हम सारे गांव वाले हमेशा अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे। पता नहीं कौन सी दवाई उठाकर लेकर आ गए। ये कहकर डॉक्टर इंजेक्शन को कमरे में साइड में फेंक देते हैं। रोहन बहुत दुखी होता है कि वो रमेश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, पर पता नहीं उस इंजेक्शन में ऐसा क्या था जो रोहन उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो घर आता है, पता नहीं जी क्या हुआ है। बगल वाली भाभी की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनसे जब से मिलकर आई हूँ, मेरी खांसी बंद ही नहीं हो रही है। रोहन बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी बीवी को गर्म पानी करके देता है और इंजेक्शन को कोने में रखकर सो जाता है। रात में जब उसकी आंख खुलती है, तब देखता है कि वो छोटा सा इंजेक्शन बहुत बड़े इंजेक्शन में बदल गया है। रोहन का जो कमरा बहुत पुराना और अजीब सा था, अचानक से बिल्कुल नया हो गया था। ये कैसा जादू है भला? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा अब इस जादू का? ये राजेश बीमार है, अब तो रोहिला भी बीमार हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी उस बड़े इंजेक्शन से रोशनी बाहर आ जाती है और एक छोटा सा इंजेक्शन बाहर आता है। रोहन उस इंजेक्शन को उठा लेता है। ये कैसा जादू है? शायद भगवान का कोई इशारा है। ये इंजेक्शन मैं रोहिला को लगाकर देखता हूँ। रोहन तुरंत उस इंजेक्शन को रोहिला को लगाता है। इंजेक्शन लगाते ही रोहिला तुरंत तंदुरुस्त हो जाती है। ये क्या लगाया आपने? मेरे शरीर में तो जैसे जोश वापस आ गया। लगता है ये जरूर कोई जादू इंजेक्शन है। जिस कमरे से मैं इसे लाया था
उसकी हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन इसे लाने के बाद उसकी हालत एकदम ठीक हो गई और तुम्हें लगाने के बाद तुम भी इससे ठीक हो गए। अब मैं इस इंजेक्शन की मदद से रमेश को भी ठीक कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि इंजेक्शन पुरानी चीजों को एक नए रूप में ला देता है और हर बीमारी को ठीक कर देता है। रोहन उस बड़े जादुई इंजेक्शन के पास जाकर अपने दोस्त के लिए और पड़ोस की भाभी के लिए भी मदद मांगता है और तुरंत 2 इंजेक्शन वहां आ जाते हैं। रोहन एक जादुई इंजेक्शन बगल वाली भाभी को और दूसरा अपने दोस्त राजेश को लगवा देता है और दोनों तुरंत में ही ठीक हो जाते हैं। रोहन के पास जादुई इंजेक्शन होने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही किसी की तबीयत खराब होती, तुरंत लोग रोहन के पास आते। आपको नहीं लगता कि हमें इस जादुई इंजेक्शन से अपने लिए एक घर भी मांगना चाहिए? कितना पुराना हो गया है ना ये हमारा घर। गांव वालों के लिए भी तो आपने सब कुछ मांग लिया और सब ठीक भी हो गए। अब मुझे लगता है ये सही नहीं होगा रोहिला। रोहिला के मन को शांति नहीं होती। वो रात भर बेचैन रहती है और उठकर जादुई इंजेक्शन के पास जाती है। मेरा घर बहुत पुराना हो गया है, मुझे एक नया घर दे दो। जैसे ही रोहिला ये बात कहती है, बड़ा जादुई इंजेक्शन वहां से गायब हो जाता है और कमरे की हालत पहले जैसी पुरानी हो जाती है। रोहिला बहुत घबरा जाती है और दौड़कर राजेश के पास जाती है। कोई बात नहीं रोहिला, मुझे तो लगता है ये जादुई इंजेक्शन सिर्फ तब तक हमारे पास था जब तक हमें इसकी जरूरत थी। अब जरूरत पूरी हो गई तो ये जादुई इंजेक्शन हमारे पास से चला गया है। कोई बात नहीं रोहिला, मुझे तो लगता है ये जादुई इंजेक्शन सिर्फ तब तक हमारे पास था जब तक हमें इसकी जरूरत थी। अब जरूरत पूरी हो गई तो ये जादुई इंजेक्शन हमारे पास से चला गया है। रोहन ने जिस प्रकार गांव के हर व्यक्ति की मदद की थी, गांव के एक बड़े सेठ को ये बात बहुत पसंद आ जाती है और वो रोहन को अपने पास काम के लिए रख लेता है। इसी तरह जादुई इंजेक्शन ना कि गांव वालों को बल्कि रोहन की भी मदद करता है और अपना काम करने के बाद वापस से उसी पुराने कमरे में पहुंच जाता है। जादुई गुलाब। दूर किसी एक गांव में एक किसान अपने 2 बच्चों हिना और श्याम के साथ रहता था। एक दिन अचानक किसान बीमार हो गया। तब उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, बच्चों, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 चीजें ही कमाई हैं और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। उन 4 चीजों में एक गुलाब का गमला, एक अंगूठी, एक आटे की चक्की और ये घर, जिसमें से हिना मैं गुलाब का गमला और अंगूठी तुम्हें दूंगा, बाकी सब श्याम तुम रख लेना। किसान ने अपनी आखिरी सांस ली। श्याम ने हिना को गुलाबों का गमला और अंगूठी दे दी और बाकी सब अपने पास रख लिया। हिना गमला और अंगूठी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। गमले को टेबल पर रखकर उससे अपनी मन की बातें करने लगती है। आज से मैं और तुम दोनों दोस्त हैं। अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बात करते करते अचानक उसका ध्यान गमले के सूखी मिट्टी पर जाता है और वो कहती है, तुम तो बहुत सूख गए हो। लगता है बहुत दिनों से तुम्हें किसी ने पानी तक नहीं दिया। रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो बाहर तालाब पर पानी लेने के लिए जाती है। जब वहाँ पानी भर रही होती है तो वो अचानक सामने देखती है कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। वो बगीचे को देखने के लिए वहाँ चली जाती है, लेकिन ये क्या, उस बगीचे में तो एक सुंदर महारानी बैठी थी। वो पेड़ के पीछे से उस महारानी को देख रही थी। तभी महारानी ने उसे झांकते हुए देख लिया और बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। हिना ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलती नहीं की। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और सामने आपका सुंदर बगीचा देखा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, डरो नहीं, आओ हमारे पास आओ। हिना महारानी के पास जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करती हो तुम? कहाँ रहती हो?
क्या तुमने खाना खाया? मैं महारानी हूँ, यही पास में रहती हूँ। बैठो, कुछ खा लो हमारे साथ। वो जाती है और महारानी के साथ में खाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि कितना लजीज खाना है। ऐसा खाना तो उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, पर मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास एक गुलाबों के गमले के सिवा कुछ भी नहीं है, और जो मुझे बहुत ही प्यारी है, पर मैं उसे उपहार में आपको दूंगी जरूर। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो पानी लेकर अपने घर जाती है और घर जाकर क्या देखती है कि उसके कमरे में गुलाबों के पौधे की जगह एक अलग ही पौधा रखा हुआ है जो कि बहुत ही मुरझाया हुआ है। ये देख वो परेशान हो जाती है। मेरे गुलाब का पौधा कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया। वो अपने भाई के पास जाती है और उससे भी पूछती, भैया, तुमने मेरे गुलाब का पौधा देखा क्या? लगता है किसी ने चुरा लिया। नहीं तो मैंने नहीं देखा, तुमने ही कहीं रख दिया होगा। परेशान होकर वो उसी पौधे में पानी डालने लगती है। तभी पौधे से आवाज आती है, रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझे बाहर के बगीचे में लगा दो और शाम के कमरे में जाओ। वहाँ चौकी के नीचे तुम्हें वही गुलाबों का पौधा मिलेगा जिसको तुम्हारे भाई शाम ने चुरा कर वहाँ रख दिया है, और उसकी जगह उसने मुझे यहाँ रख दिया है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी इस पौधे को लेकर बगीचे में लगा देती है। उसके बाद वो शाम के कमरे में जाती है और चौकी के नीचे झांकती है तो उसे अपना प्यारा गुलाब का पौधा दिखाई देता है। वो उसे वहां से निकालती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। उसे पानी डालते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। तुम बहुत ही खुश रहोगे। वहाँ बहुत बड़ा घर है, महलों की रानी, बड़ा बगीचा, और तुम्हें रोज देखने आऊंगी मैं वहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ तो छोटा सा घर है और मैं तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें उस महारानी को दे देती हूँ। वो गुलाबों का गमला लेकर महारानी के पास जाती है और महारानी से कहती है, महारानी जी, मैं आपके लिए गुलाबों का पौधा लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा है। इसे मैं आपको भेंट करती हूँ। महारानी को गुलाब का पौधा देखकर कुछ बीती बातें याद आ जाती हैं। महारानी मन ही मन कहती है, अरे, ये तो वही गुलाब का पौधा है जो मैंने बहुत साल पहले उस किसान को दिया था, जब उस जादूगर ने मेरे बेटे को अपने जादू से गुलाब का पौधा बना दिया था। महारानी को उस जादूगर की कही बात याद आ जाती है। 15 साल बाद जब तुम इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाओगी तब ये एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। महारानी अचानक गुलाब के पौधे को हिना के हाथ से लेती है, तभी गुलाब का पौधा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ये देख महारानी और हिना बहुत खुश हो जाते हैं। महारानी हिना से कहती है, हिना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस बात को 15 साल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, जो तुमने मेरे राजकुमार को वापस मेरे पास पहुंचा दिया। हिना जैसे ही घर जाने लगती है, राजकुमार पीछे से आवाज देता है, रुको हिना, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की ये बात सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। लालची जलेबी वाला। बरसों पहले एक छोटे से गांव में एक जलेबी वाला रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू का पूरा परिवार स्वादिष्ट मिठाइयां और जलेबियां बनाते थे और उनकी जलेबियां पूरे गांव भर में बहुत मशहूर थी। मगर मिट्ठू काफी लालची था। वो किसी को भी ठगने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। मिट्ठू की दुकान एक स्कूल के पास थी और बच्चे अक्सर उसकी दुकान से जलेबियां खरीदते थे। मगर मिट्ठू उन बच्चों को भी ठगने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। उसी स्कूल में राधा नाम की एक गरीब लड़की पढ़ती थी। राधा बहुत ही गरीब थी और उसके पास कभी पैसे होते ही नहीं थे। मगर राधा के दोस्त उसको कभी कभी अपने पैसों से जलेबी खिलाया करते थे। खास तौर पर राजू, जो जमींदार का बेटा था।
राधा ने कहा, राजू, तुम मुझे अपनी जलेबियां क्यों दे रहे हो? तो राजू बोला, राधा, तुम मेरी दोस्त हो। टीचर कहती है कि बांटने से सुख मिलता है, तो तुम्हारे साथ जलेबी बांटकर मैं भी खुश हो रहा हूं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और स्कूल की छुट्टी थी। राधा अपने घर में बैठी काम कर रही थी और उसकी मां ने देखा कि घर में चावल खत्म हो गए हैं। तो राधा की मां ने कहा, बेटा, ये सिक्के लो और जाकर बाजार से थोड़े चावल लेकर आओ, मैं खाना बना लेती हूं। तो राधा ने कहा, ठीक है मां। ऐसा कहकर राधा बाजार की ओर निकल पड़ी। जैसे ही राधा अपने स्कूल से गुजरने लगी तो उसे पास के दुकान से गरम गरम जलेबी की महक आने लगी। राधा के मुंह में पानी आ गया। राधा ने मन ही मन में कहा, ओह, क्या स्वादिष्ट जलेबी है, काश मैं इसे खा पाती। चलो कोई बात नहीं, खा नहीं सकती तो कम से कम इसकी सुगंध तो महसूस कर सकती हूं। ऐसा सोचते हुए राधा थोड़ी देर वहीं खड़ी रह गई और जलेबी की खुशबू का मजा लेती गई। फिर कुछ देर बाद वो निराश होकर वहां से चलने लगी। तब मिट्ठू ने कहा, अरे ओ लड़की, कहां जा रही हो, मेरे पैसे बिना दिए? तब राधा ने कहा, पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो आपकी दुकान से कुछ खरीदा ही नहीं। तो मिट्ठू ने कहा, और ये जो तुम इतनी देर से जलेबी की सुगंध ले रही थी, उसका पैसा कौन देगा? तो राधा ने कहा, सुगंध के पैसे? पर अंकल, मैंने तो जलेबी खाई ही नहीं, तो किस बात के पैसे? तो मिथुन बोला, अरे पागल लड़की, सुगंध भी मेरे दुकान की जलेबी की थी ना, तो वही पैसे मांग रहा हूं। तब राधा ने सोचते हुए कहा, पैसे अगर मैंने यहां दे दिए तो मेरे घर वालों को भूखा रहना पड़ेगा, काश मैं यहां रुकती ही नहीं। ऐसा सोचते हुए राधा रोने लगी। तब वहां से राजू अपने बड़े भाई पप्पू के साथ गुजर रहा था। पप्पू शहर में पढ़ाई करता था और बहुत ही होशियार था। जब राजू और पप्पू ने राधा को रोते हुए देखा तो वो रुक गए और राधा ने रोते रोते उन दोनों को सारी बात बता दी। पप्पू थोड़ी देर सोचता रहा और फिर पप्पू बोला, भाई जलेबी वाले, आपकी बात बिल्कुल सही है, सुगंध तो ली है तो पैसे तो देने होंगे। राधा हैरान होकर पप्पू को देखती रही। तो पप्पू ने कहा, चलो राधा, जिद मत करो, पैसे मुझे दे दो, मैं अंकल को दे देता हूं। राधा जोर जोर से रोने लगी और यह देखकर काफी भीड़ जमा हो गई। फिर राधा ने अपने पैसे पप्पू को दे दिए। पप्पू ने उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में रख लिया और उन्हें बजाने लगा। पप्पू ने कहा, अंकल, आपको सिक्कों की आवाज सुनाई दे रही है? तो मिट्ठू बोला, हाँ हाँ, दे तो रही है बेटा। तो पप्पू बोला, ठीक है अंकल, शुक्रिया। ऐसा कहकर पप्पू वहां से चल दिया। तो मिट्ठू ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ, रुको रुको, पैसे तो देते जाओ। तो पप्पू ने कहा, काहे के पैसे अंकल? आपने पैसों की आवाज तो सुन ली ना, तो समझ लो आपके पैसे मिल गए। तो मिट्ठू बोला, ऐसे कैसे? तो पप्पू बोला, ठीक वैसे ही जैसे आप राधा से जलेबी की खुशबू के पैसे ले रहे थे। पप्पू की बात सुनकर भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और मिट्ठू को कोसने लगी कि वो एक गरीब बच्ची को भी ठगने से पीछे नहीं हट रहा था। मिट्ठू को शर्मिंदा होना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उसने बच्चों को मुफ्त में जलेबी दे दी।